हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज की खबर। आज हम जानेंगे यूसीसी के बारे में, जो अभी काफ़ी चर्चाओं में है, जिसके बारे में अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा जो है वो बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यूसीसी का कोई भी प्रावधान या कोई भी रूल जो है वो आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। और ये जो बयान है ये लाल किले के अंदर से अमित शाह द्वारा जो है वो किया गया है। तो आइए इसी के बारे में जानेंगे कि यूसीसी जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस बयान के बारे में। तो अमित शाह द्वारा जो है वो कहा गया है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इससे बाहर रहेंगे आदिवासी समुदाय। क्यों है ये चर्चा में, ये चर्चा का विषय जो है वो क्यों बना हुआ है, तो हम जानेंगे कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार में आदिवासी समुदाय को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर जो है वो रखा जाएगा। यानी इन पर कोई भी सिविल कोड का जो लॉ है वो जो है लागू नहीं होगा। सिविल कोड के तहत इन पर कोई कानून जो है वो नहीं बनाया जाएगा। शाह ने जनजातीय समाज से जो है वो अनुरोध किया है कि इस मामले में आदिवासी समाज को किसी के बहकावे में आने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आरएसएस से जुड़े जनजातीय सुरक्षा मंच JSM हम इसको कह सकते हैं, यानी कि जनजातीय समुदाय का जो है ये एक मंच है। इसमें जो है वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा लाल किले के मैदान में आयोजित किया गया ये जो जनजातीय सुरक्षा समागम है, इसको संबोधित करते हुए अमित शाह ने जो है रविवार को ये बात कही है। इसके बाद अमित शाह द्वारा ये भी बयान दिया गया है कि यूसीसी से जो है वो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में जानेंगे ये जो है वो क्यों कहा गया है। तो अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के जो शासित राज्य हैं, जैसे कि गुजरात है, उत्तराखंड है, इसमें जो है वो मतलब यूसीसी को जो है वो लागू कर दिया गया है, इसको मान्यता दे दी गई है। तो इसमें आदिवासी जो हैं उनको यूसीसी से बाहर जो है वो रखा जाएगा। बाहर रखने के लिए पहले से ही विशेष प्रावधान जो है वो कर दिए गए हैं, यानी कि बीजेपी सरकार द्वारा गुजरात और उत्तराखंड में आदिवासी समुदाय के लिए जो है यूसीसी से बाहर रखने के लिए पहले से ही विशेष प्रावधान जो है वो बना दिए गए हैं। इसी के साथ शाह ने ये भी कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आप ये बात पूरे देश में फैलाएं और लोगों को बताएं कि यूसीसी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कि अमित शाह द्वारा मीडिया को जो है ये संबोधित किया गया और ये भी बताया गया कि आप अभी आदिवासी समाज को, आदिवासी समुदाय को या फिर लोगों को जो है वो ये बताएं कि उन्हें यूसीसी एक्ट से जो है वो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे तो अमित शाह द्वारा जो है वो ये बयान भी दिया गया है कि धर्मांतरण को लेकर भी जो है वो कुछ बोले हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा कहा गया है कि संविधान जो है वो प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ अपने स्वदेशी धर्म का पालन करने का अधिकार जो है वो देता है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी प्रलोभन देकर, यानी कि कोई लालच देकर या फिर डरा धमकाकर किसी का धर्मांतरण जो है वो नहीं करवा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे JSM की जो है वो मांग क्या है, या JSM जो है वो क्या है। तो JSM का जो है वो एक गठन है, इसका जो निर्माण किया गया था, ये जो गठन है 2005-06 में इसका निर्माण हुआ था। इसी के द्वारा जो है वो मांग ये की जा रही है कि ऐसे लोग जो धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन चुके हैं, यानी जनजातीय समुदाय के वो लोग जो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं या जो किसी और धर्म में या फिर ईसाई धर्म में जो है वो आ चुके हैं, वो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से जो है वो उनको हटा दिया जाए। उनका धर्मांतरण करने की वजह से उन्हें ST ट्राइब जो है उनसे हटा देना चाहिए। इसी के साथ हम देखेंगे तो ये गठन के द्वारा जो है इस बात पर भी विरोध जो है वो किया जाता है कि धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासी अपनी पारंपरिक जो धार्मिक व्यवस्था होने के बावजूद भी आरक्षण का लाभ जो है वो उठा रहे हैं। यानी कि वो धर्म परिवर्तन करने के बावजूद भी जो पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था है, यानी जो ST लोगों के लिए जो भी विशेष प्रावधान है, उन आरक्षण का लाभ जो है वो अपना धर्मांतरण करने के बावजूद भी उठा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो ये जो ये जो संगठन है जिसके बारे में हमने देखा, JSM संगठन जो है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है या इसके जो संगठन का संयोजक जो है वो कौन है, तो हम देखेंगे कि गणेश राम भगत जो है वो इस संगठन के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इसी के साथ जबकि संगठन के सह संयोजक जो हैं, यानी कि असिस्टेंट जो हैं, वो डॉक्टर राजकिशोर हांसदा हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वनवासी कल्याण जो आश्रम है 1950 के दशक से आदिवासी जो समुदाय हैं उनके बीच काम कर रहा है। 1950 के दशक से जो है ये अपने काम को अंजाम दे रहा है। इसी के साथ आदिवासी इलाकों में ईसाई मशीनरों का भी जो है विरोध करते हैं, यानी कि ईसाई धर्म जो वहाँ पर तेज़ी से फैल रहा है उसका भी जो है विरोध करता है। अब देखेंगे अमित शाह के द्वारा जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा जो ये बयान दिया गया है यूसीसी के बारे में, इसकी वजह से यूसीसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर से चर्चाओं में आ गया है। तो इसके साथ हम देखेंगे कि यूसीसी जो है वो क्या यूसीसी ही एकमात्र साधन है
इन सब के लिए तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ये भी कहा है कि महिलाओं के अधिकारों का कथित उल्लंघन की चुनौती देने वाली याचिका पर जो है वो सुनवाई करते हुए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की वकालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है। इसके बाद हम जानेंगे कि यूसीसी जो है वो क्या है। तो अगर हम देखें तो यूसीसी का पूरा नाम जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से इसको जाना जाता है। इसी को हिंदी में जो है वो समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है, यानी कि हिंदी में इसे समान नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें तो इसका सरल अर्थ क्या है, यानी आसान शब्दों में अगर हम इसको समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इसका सरल अर्थ है पूरे देश के लिए एक समान कानून, यानी हर एक के लिए, पूरे देश के निवासियों के लिए जो है वो कानून जो है वो एक समान ही होने चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे तो यूसीसी का जो है वो मुख्य उद्देश्य इस वक्त में क्या है। तो वर्तमान में शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, बच्चों को अडॉप्ट करना या फिर संपत्ति के बंटवारे जैसे निजी मामले हैं, उन सब में जो है इस पर अलग अलग धर्मों में पर्सनल लॉ के आधार पर तय होते थे। मतलब ये जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि शादी है, तलाक है, बच्चा गोद लेना है या बच्चे को अडॉप्ट करना है, इसी के साथ संपत्ति का बंटवारा जो है, ये अलग अलग धर्मों के जो लॉ थे उनके धर्मों के लॉ के आधार पर जो है वो तय किए जाते थे। जैसे कि हिंदू धर्म लॉ है जो 2005 में जिसको बनाया गया है, तो उसके आधार पर जो है वो प्रॉपर्टी राइट वुमन को भी दिया गया है, यानी कि बेटी और माँ का भी पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार है। जबकि मुस्लिम बोर्ड के द्वारा जो है ये प्रावधान पहले से ही शामिल है कि मतलब उसका 1/3 हिस्सा जो है वो महिलाओं के, यानी कि बेटी के जो है वो अधिकार होता है उस पर। तो इसी के बारे में जो है वो कहा गया है कि सभी के लिए जो अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ पर जो है वो तय किए जाते थे। तो यूसीसी का लक्ष्य जो है वो ये रहेगा कि इन सभी धर्मों कानूनों को ख़त्म करके, यानी ये जो फैसले होंगे ये धर्मों के आधार पर ना होकर बल्कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून जो है वो लागू होना चाहिए, यानी किसी के धर्म के बेस पर नहीं होना चाहिए बल्कि सभी को जो है वो एक जैसा होना चाहिए। अब हम देखेंगे तो इसका प्रभाव जो है वो, यानी कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो इसका प्रभाव किन मामलों पर जो है वो पड़ेगा। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें सभी धर्मों पर निम्नलिखित प्रभाव जो है वो पड़ेंगे। इसको हम मतलब उसमें देखते हैं कि विवाह और तलाक पर जो है इसका प्रभाव रहेगा। इसी के साथ संपत्ति का उत्तराधिकार और बंटवारे पर इसका प्रभाव रहेगा। बच्चा गोद देना और भरण पोषण पर भी जो है वो इसका असर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखें इसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 में जो है वो समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है वो किया गया है। इसी यानी कि आर्टिकल 44 में बताया गया है कि समान नागरिक संहिता सभी के लिए होनी चाहिए, यानी सबको समानता का अधिकार जो है वो होना चाहिए। इसके तहत राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि वे पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून संहिता जो है वो लागू करने का प्रयास करें। अब हम देखें तो ये मतलब यूसीसी जो है वो कहाँ भारत में लागू हुआ है या फिर वर्तमान स्थिति यूसीसी की भारत में जो है वो क्या है, तो हम देखेंगे कि गोवा में, यहाँ पुर्तगाली सिविल कोड के कारण सदियों से जो है समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू है, यानी कि बहुत पहले से ही यहाँ पर जो है वो समान नागरिक संहिता जो है वो लागू की जा चुकी है। इसके बाद अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल में जनवरी 2025 में जो है वो उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ यूसीसी को जो है सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है, यानी कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया गया था। इसके बाद अगर हम देखें अन्य राज्य, तो इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी लागू करने की दिशा में तेज़ी से तैयारियाँ और विधेयक पारित करने का जो है वो काम चल रहा है, यानी कि गोवा में जो है ये पहले से ही चला आ रहा है सिविल कोड जो है वो, लेकिन इसी के साथ उत्तराखंड ने जनवरी 2025 में इसको अपना लिया है। इसी के साथ गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी जो है इसको लागू करने के लिए तेज़ी से काम जो है वो चल रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो यूसीसी से होने वाले, अगर हम फ़ायदों की बात करें तो इसका यूसीसी लागू करने के बाद जो है वो मतलब हमारे समाज पर या फिर हमारे देश पर जो है वो क्या प्रभाव रहेगा या फिर इसके फ़ायदे क्या रहेंगे। तो इसके फ़ायदे के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके फ़ायदे में सबसे प्रमुख जो रहेगा वो ये रहेगा कि लैंगिक समानता जो है वो देखने को मिलेगी। जिस तरह हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में देखा जाता है कि लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी हम देखते हैं, जेंडर बेस्ड पर बहुत से कामों से जो है वो रोक दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत से अधिकार ऐसे हैं उनके पास, मतलब क्यूरियोसिटी है, उनके पास ऐसी पावर है कि वो उस काम को कर सकती हैं, लेकिन जेंडर बेस्ड पर जो है वो किसी काम को रोक दिया जाता है। तो सबसे प्रमुख जो इसका फ़ायदा रहेगा वो यही रहेगा कि लैंगिक समानता जो है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ कानून में कानून में आसानी जो है वो आ जाएगी। इसी के साथ विवाह की समान उम्र भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी।
इसके बाद अगर हम देखें तो राष्ट्रीय एकता को भी यहाँ पर जो है वो बढ़ावा मिलेगा, यानी कि इक्वालिटी जो है वो यूनिटी देखने को मिलेगी। अगर हम देखें तो यूसीसी विवाद, मतलब ये अक्सर विवाद में जो है ये रहता है, विवाद का विषय जो है ये बना हुआ है। तो अगर हम देखें यूसीसी का विवाद जो है वो क्या है, इसके क्या पॉइंट्स हैं, किन बेस्ड पर जो है वो इसमें प्रोटेस्ट जो है वो लगातार किया जाता है या फिर विवाद किया जाता है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति के आधार पर जो है मतलब यहाँ पे विवाद किया जाता है। इसी तरह अल्पसंख्यक के अधिकार पर, यानी कि अगर कोई माइनॉरिटी में है तो उसके अधिकारों का जो है यहाँ पे हनन हो रहा है, इस में बात की जाती है। इसी के साथ जो है रूढ़िवादिता और आदिवासी कानून को लेकर भी जो है ये विवाद में रहता है। अब हम देखें इसके पक्ष और विपक्ष में, अगर हम इसके तर्क की बात करें, यानी कि कौन इसके पक्ष में रहा है, तो जो पक्ष में है उनका क्या तर्क रहता है, जो विपक्ष में है जो इसके विरोध करते हैं उनका क्या तर्क रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इसके समर्थन में रहते हैं उनके तर्क के अनुसार ये सभी कानून के सामने जो है वो समान बनाता है, मतलब सभी कानून को जो है ये समान बनाता है और इसी के साथ ये लैंगिक असमानता को जो है वो ख़त्म करता है। इसके विरोध की अगर हम देखें, इसके विपक्ष में अगर हम विरोध की बात करें तो हम देखेंगे कि आलोचकों का मानना ये है कि इससे अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक की धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति विविधता जो है, मतलब उनकी जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारे देश में है वो प्रभावित हो सकती है। अगर हम इसके समर्थन में देखें तो इसके द्वारा बताया गया है कि लैंगिक और न्याय को बढ़ावा, लैंगिक असमानता को और न्याय को बढ़ावा देता है। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, संपत्ति में जो है वो संपत्ति और तलाक में जो है वो बराबर का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। इससे राष्ट्रीय एकता जो है वो मजबूत होती है। तो आज के लिए इतना ही। अब हमने जान लिया है मतलब यूसीसी के बारे में कि यूसीसी के फ़ायदे क्या हैं, इसके मतलब प्रभाव क्या क्या रहेंगे और इसका विवाद किस बात पर होता है। इसी के साथ हमने इसके तर्क और इसके विपक्ष, यानी कि पक्ष और विपक्ष द्वारा जो भी बयान दिया जाता है उसको भी हमने जान लिया है। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।